हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए ले करके हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 11th नंबर का, और सब्जेक्ट हमारा जो चल रहा है वो है रीजनिंग। तो अभी तक हम लोग जो है रीजनिंग पर बेस्ड 10 प्रैक्टिस टेस्ट जो है CUET के सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने केवल क्वेश्चन आंसर नहीं, उसका डिटेल सॉल्यूशन समझा है। केवल ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चन आया उसका केवल हम लोगों ने आंसर डिस्कस कर लिया, नहीं, हम लोगों ने जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक का डिटेल सॉल्यूशन समझा है कि अगर जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है उसके बगैर अगर उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आता है या उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो जरूर एक बार उनको देख लीजिए, ताकि आपकी भी तैयारी एक जो है बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है ना, ताकि आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि CUET का जो आपका थर्ड सेक्शन आएगा, ठीक है ना, जो थर्ड डोमेन होगा, जो जर्नल टेस्ट के सेक्शन में आएगा, तो जर्नल टेस्ट में आपका मैथ, रीजनिंग और आपका जो है जनरल नॉलेज, इन तीनों से आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आज से आपको 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे। तो उसमें से 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप उसमें से भाई 15 क्वेश्चन लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपको लेफ्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट चूज किया है कि भाई क्वेश्चन भी तैयार हो जाए और आपका जो है चैप्टर भी कंप्लीट होता जाए। तो अभी तक अगर आपने उन प्रैक्टिस टेस्ट को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए। बाकी जो लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, कैसे हम लोगों ने पढ़ा है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं और हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने उन टेस्ट को नहीं पढ़ा, नहीं सॉल्व किया, तो आप भी एक बार जरूर करें। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और आज भी जो क्लास है बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, ठीक है ना। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपको पता है। रीजनिंग केवल एक लॉजिक है, केवल एक थिंकिंग है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो आंसर हम निकालते हैं वो ऑप्शन से मैच नहीं करते। उसका रीजन यही है कि हमने जो लॉजिक लगाया, हमने जो कॉन्सेप्ट वहां पर लगाया, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाया जो क्वेश्चन हमारा वहां पे कह रहा है, ठीक है ना। तो रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है केवल आपके IQ लेवल को टेस्ट करने के लिए, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आप किसी चीज को कितनी जल्दी सोच पाते हैं। इसलिए रीजनिंग जब आप पढ़ते हैं तो कोई भी आपका टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप पहले से नहीं पढ़ चुके, ठीक है ना कहीं आपने पहले से पढ़ा। चाहे कोई भी टॉपिक आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो आपका कोडिंग डिकोडिंग, चाहे ब्लड रिलेशन, चाहे डायरेक्शन, सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। और आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आज की क्लास का 11th प्रैक्टिस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, और हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्ट में मिलेगा, ठीक है ना। जो भी प्रैक्टिस टेस्ट है आपको 2 पार्ट में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन का पूरा सेट है, ठीक है। 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में जो है 10 to 12 क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट में 10 to 12 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन का पूरा एक सेट तैयार किया गया है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ये मत कंफ्यूज हो सर इसके आगे क्या है। तो जो फर्स्ट पार्ट जिस क्वेश्चन से फिनिश होगा, नेक्स्ट पार्ट उसी क्वेश्चन से आगे पूरा स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो है जैसे आप सेकंड पार्ट देखेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट मान लो सपोज करो 13 क्वेश्चन पे आपका एंड हुआ, तो सेकंड पार्ट 14 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि हाँ मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। पूरे के पूरे करने, एक भी क्वेश्चन मुझे लेफ्ट नहीं करना रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग के आप पूरे 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो भी 25 मिनट में,
ठीक है ना, वो भी 25 से और भी कम। मैं तो कहता हूं कि 25 क्वेश्चन आप 10 to 15 मिनट में कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन वो कब होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपकी चीजें एकदम क्लियर होंगी, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा। अब देखिए यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब आपको ये क्वेश्चन लिया गया है सीरीज टॉपिक से। किस टॉपिक से? सीरीज टॉपिक से। सीरीज आपकी दो प्रकार से आती है, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज, और एक होती है अल्फाबेट की रिपीटेड सीरीज, जिसको हम स्मॉल लेटर सीरीज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जब सीरीज में नंबर सीरीज और अल्फाबेट की जब बात आती है, जब अल्फाबेटिकल सीरीज पूछी जाती है, तो जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है, बात होती है A to Z की, और हम अब बात करेंगे A to Z के साथ साथ 1 to 26 की, ठीक है ना। अर्थात जो अल्फाबेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप हमेशा अल्फाबेट के कोड के द्वारा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कोड के माध्यम से जब आप उसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से और कम समय में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, जरा देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीरीज। सीरीज का मतलब ये होता है एक पैटर्न फॉलो होगा। जैसे यहाँ पे SAT दिया गया, फिर BEW दिया गया, फिर YIZ दिया गया, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर EUF दिया गया। अब आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो सीरीज का मतलब एक पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से अब देखो यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज कैसे लगानी है। अल्फाबेटिकल सीरीज इस पैटर्न में सबसे पहले आप शुरुआत करो। ये पैटर्न है कि S का संबंध V से, V का Y से, Y का यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर आएगा और इस फर्स्ट लेटर का E से, ठीक है ना। इसी प्रकार सेकंड का सेकंड से, यहाँ पर E का I से, I का सेकंड से, फिर आपका U से हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन बात जब भी अल्फाबेट की करिए, अल्फाबेट के हर एक क्वेश्चन को अल्फाबेट के कोड के माध्यम से सॉल्व करिए। कैसे, जरा उसको हम समझ लेते हैं। एक बार हम कोड का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने कोड की अगर बात की, तो सबसे पहले अगर मैं अल्फाबेट की बात करता हूं, तो अब बात आती है A to Z की। अब A to Z की अगर हम बात करते हैं, तो भाई अल्फाबेट की स्टार्टिंग A से होती है और लास्ट में अल्फाबेट Z आता है, ठीक है ना। तो अगर हम कोड की बात करें, कोड मतलब उस अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। जैसे A फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे आता है, ऐसे ही Z आपका 26 नंबर पे आता है। अब अल्फाबेट तो सबको पता है भाई, अगर A to Z में कहूं तो आप एक साथ में पूरा गिन जाओगे। लेकिन अब आपको अल्फाबेट के साथ साथ उसका कोड भी याद रखना है, ठीक है ना। तो क्या कोड आपको रटना पड़ेगा? रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप 1 से 2 बार दिन में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अपने आप सारे कोड आपको लर्न रहेंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं, देखो A आया, A के बाद फिर क्या आएगा आपका B, फिर C, फिर D, फिर E, ठीक है ना, F, G, H, I, J, K, फिर आएगा आपका L, M, N, O, P, Q, R, फिर आएगा आपका S, T, U, फिर क्या आएगा आपका V, W, X, Y, और फिर आएगा आपका Z। अब देखो यहाँ पर कोड की अगर बात करूं, तो A का 1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, फिर आ जाएगा V22, W23, फिर आ जाएगा X24, Y25 एंड Z हो जाएगा आपका 26। तो सारे अल्फाबेट हो गए, A to Z हो गए और सारे कोड हो गए। अब आपको ये रैंडमली याद करना है कि अगर कोई कहता है N तो आप कहेंगे 14, कोई कहता है J तो आप कहेंगे 10, कोई कहता है S तो आप कहेंगे 19, कोई कहता है Q तो आप कहेंगे 17, ठीक है ना। ये कोड इसलिए आपको याद होने चाहिए। अब देखिए इन कोड के माध्यम से कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है। तो ये कोड क्लियर हो गए।
A to Z, ठीक है ना, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26। कितना टाइम लगा इसको काउंट करने में? मुश्किल से 5 सेकंड। तो ऐसे ही आप एक दो बार पढ़ लें, अपने आप सारे के सारे आपको याद रहेंगे। अब देखो यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन को कोड के माध्यम से करूं जो कितनी आसानी से हो जाएगा। करना कैसे है ये तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि यस का रिलेशन वी से, वी का वाई से, वाई का यहां से यहां हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात फर्स्ट लेटर को पहले लेना है। तो सबसे पहले हमने एस लिया, सबसे पहले हमने क्या लिया? एस लिया, ठीक है ना। एस का रिलेशन हमने किससे देखा था? एस का रिलेशन हमने देखा था वी से। वी के बाद फिर क्या आ जाएगा? वाई। वाई के बाद यहां पर क्या आएगा आपको बताना है। तो यहां पर देखो, अगर मैं देखूं तो यस का कितना कोड होता है? 19, वी का 22, वाई का 25। अब देखो जैसे ही आपने कोड लिखा सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि भाई यहां पे पहले 19 है फिर 22 है। अब 19 से 22 आगे कैसे आएगा? तो आपने कहा सिंपल सी बात है, 19 में प्लस का 3 कर दीजिए, 22 में प्लस का 3 कर दीजिए, 25 में अगर प्लस का 3 करेंगे तो 28 आएगा। अब जरा एक बात समझो, अल्फाबेट एक रैंडम में होती है, एक सर्कल में होती है, तो जेड के आगे फिर से ए आ जाएगा। अब 28 लेटर तो कोई होता नहीं है, होते तो केवल 26 लेटर हैं। तो भाई 26 के जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे फिर से बात किसकी आ जाएगी? आपकी ए और बी की आ जाएगी। देखो 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 28, और 28 पे आ जाएगा आपका बी, ठीक है ना। और फिर से जब आप प्लस का 3 करेंगे तो यहाँ पे ये इसका कोड है 2, प्लस का जब 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। देखो यहाँ पे 5 है तो ये यहाँ पे आ रहा, अर्थात ये जो आपका आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। तो पहला लेटर बी है, तो देखो बी 2 ऑप्शन में दिया गया है, तो 2 ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए, या तो आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा। अब जरा देखो फिर ए को जरा ले लो। ए के बाद फिर क्या है? ई। आपने कहा ए है, ए के बाद फिर क्या है आपका? तो आपने कहा इधर ई है। ई के बाद फिर क्या है आपका? तो ई के बाद आपका यहाँ पर आई है। फिर यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना। देखो यहाँ पे इसका कोड है 1, इसका है 5, इसका है 4। तो देखो 1 प्लस 4 तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आई का 9 होता है, आई का कोड कितना होता है? 9, ठीक है ना। 5 प्लस 4 आपका 9 हो जाएगा, ओके। 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, और 13 होता है एम का कोड। 13 किसका होता है? आपका एम का कोड होता है, ठीक है ना भाई। 1 प्लस 4 आपका 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4 आपका 9 हो जाएगा, 9 प्लस 4 आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे m आएगा। और अगर हम 13 में अगर हम यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपका u है, यहाँ पे क्या है? आपका u है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 13 है, 13 और ये 21 है। अब देखो 13 में अगर हम यहाँ पर जो है कितना प्लस करते हैं? यहाँ पे क्या प्लस 4 पे ये बात आ जाएगी क्या? क्या प्लस 4 पे ये बात बनेगी? अब देखिए ध्यान समझिएगी मेरी बात। क्या प्लस 4 पे ये बात बन रही? नहीं बन रही, क्योंकि प्लस 4 करने पे यहाँ पे 17 आना चाहिए, अर्थात क्यू आना चाहिए, लेकिन सर यहाँ तो यू रखा है, तो फिर यहाँ पे ये बात नहीं बन रही। तो फिर क्या बनेगा? तो मैंने कहा जरा एक बात फिर समझो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपका ई है, यहाँ पर आपका आई है। अब देखो ये सारे वॉवेल हैं, ये सारे क्या हैं? वॉवेल हैं। 5 ही तो वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो जो बीच वाले वॉवेल लिए गए हैं वो लगातार आपके 5 के 5 लिए गए हैं। देखो सबसे पहले ए आया, फिर ई आया, फिर आई आया, अब यहाँ पे ओ आएगा, सबसे लास्ट में यू आएगा। तो बी के बाद यहाँ तो प्लस का आपका 3 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सब वॉवेल बीच वाले में सारे वॉवेल लिए गए हैं। पहले ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। अब देखो ओ के बाद यू, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चाहें तो लास्ट वाला चेक कर सकते हैं। देखो टी के बाद क्या है आपका? डब्लू, डब्लू के बाद फिर क्या है यहाँ पे आपका जेड।
तो देखो T का कोड 20, W का 23, Z का 26, तो 20 प्लस 3 23, 23 प्लस का 3 26, और 26 में जब प्लस का 3 आप करेंगे तो यहाँ पे C आ जाएगा। चूंकि 26 पे आपका वर्डमाला खत्म हो जाएगा, फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा, तो ए बी सी, तीसरे नंबर पे सी आएगा, और सी का कोड होता है 3 में जब 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे एफ आएगा। देखो एफ लास्ट में आ भी रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे हो जाएगा सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ओ सी, आंसर हो जाएगा बी ओ सी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो पहले जो है जो आपके कंसोनेंट लिए गए उसमें आपने प्लस का 3 किया है, वॉवेल लगातार लिए गए ए ई आई ओ और यू। तो कोड के माध्यम से आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को अल्फाबेट के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पिक्चर रीजनिंग से लिया गया है, ठीक है ना, पिक्चर रीजनिंग, ठीक है, जिसे हम नॉन वर्बल रीजनिंग भी कहते हैं, ठीक है, और पिक्चर रीजनिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन इट्स राइट साइड। दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब एक दर्पण को उसके दाईं ओर रखा जाता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन फिगर है, ये आंसर फिगर है। अब यहाँ पे जो मिरर रखना है वो आपको यहाँ पे रखना है। इस प्रकार से एक मिरर आपका रख दिया गया, और अब आपको बताना है कि जो है इसका मिरर इमेज क्या बनेगी, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, कि आपका डी सही होगा। ये एक MN दर्पण है जो आपने यहाँ पे रख दिया है। MN मान लो, AB मान लो, कुछ भी मान लो, MN दर्पण है। अब जरा एक चीज समझो उसके पहले, मिरर एक ही होता है, रखने के दो तरीके होते हैं, एक आपका वर्टिकल और एक आपका हॉरिजेंटल। अगर मिरर इस प्रकार से रख दिया जाए, अगर इस प्रकार से रख दिया जाए मिरर, तो ये आपका हॉरिजेंटल होता है, ठीक है ना। ये आपका कैसा रखा है, हॉरिजेंटल, ठीक है ना। और जब मिरर हॉरिजेंटल रखा जाता है तो ध्यान रखिएगा, अप बदलता है डाउन से, अप बदलता है डाउन से, डाउन बदलता है अप से, लेकिन लेफ्ट एंड राइट में कोई चेंजमेंट नहीं होता। एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट, अर्थात बायां और दायां नहीं बदलता। ऊपर का भाग नीचे के भाग से और नीचे का भाग ऊपर के भाग से बदलता है। कब? जब दर्पण आपका हॉरिजेंटल रखा जाता है। लेकिन अगर दर्पण आपका कुछ ऐसा रखा हो, अर्थात वर्टिकल रखा हो, ये है आपका वर्टिकल मिरर, ये जो रखा गया है ये वर्टिकल है। वर्टिकल मिरर में आपका लेफ्ट बदलता है राइट से, लेफ्ट बदलता है राइट से, राइट बदलता है लेफ्ट से, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अप और डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है ना। अर्थात ऊपर और नीचे की चीजें नहीं बदलती। बायां बदलता है दाएं से, दाएं बदलता है बाएं से, लेकिन ऊपर और नीचे की आकृतियों में कोई चेंजमेंट नहीं होता। अब जरा अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, जो पास में है मिरर के वो पास दिखाई देगा, जो दूर है वो दूर दिखाई देगा। तो देखो ये दोनों आकृतियां पास में हैं, ये दोनों आकृतियां, तो ये पास में आएंगी। जब पास में आएंगी तो ये इससे दूर नहीं, अर्थात जब आप इसको देखेंगे तो ये दोनों इसके, तो शुरुआत इन्हीं दोनों से होगी, शुरुआत इन्हीं दोनों से होगी। तो देखो यहां पर जो है, अब इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, ये जैसा है वैसे ही आपको दिखाई दे रहा, तो आंसर ए तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पे लेफ्ट राइट बदलना चाहिए ना, ठीक है ना। देखो इसका क्या लेफ्ट राइट बदला, क्या नहीं, सेम आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है, देखो अब इन तीनों में आंसर डी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ट्रायंगल इसका लेफ्ट राइट बदलेगा, अप डाउन नहीं बदलेगा। क्लियर है? तो जब लेफ्ट राइट बदलेगा तो ये जो आपका ये ट्रायंगल का ये वाला कोना है, ये इधर की तरफ दिखाई देगा, ठीक है ना, इधर की तरफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे बी और सी में अब जरा देखो कौन सा होगा। तो आपने कहा कि अगर यहां पर देखें तो देखो ये वाला जो आकृति है इसका तो ये अप डाउन इसने बदल दिया, लेफ्ट राइट तो बदला ही, लेकिन अप डाउन भी बदल दिया। तो अप डाउन नहीं बदलेगा, केवल लेफ्ट राइट बदलेगा, ठीक है ना। लेफ्ट राइट जब बदलेगा तो ये आकृति इसके पास दिखाई देगी,
लेकिन ये तो अब जो ये तो बिल्कुल समान है तो ऐसे दिखाई देगी, लेकिन इसका अप डाउन नहीं बदलेगा, जबकि सी में अप डाउन बदले से ये भी गलत है। आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जब भी पिक्चर रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं ना, आप उन ऑप्शनों को अलग कर दो जो आंसर हो ही नहीं सकते। आंसर अपने आप आपसे कहेगा मैं हूं आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है किस टॉपिक से? ये पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से। किससे पूछा गया है? कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज CAUGHT इज रिटन एज 3, 26, 21, 28, 7. Then in this language SOLDER is written as। एक निश्चित कोड भाषा में CAUGHT को 3, 26, 21, 28, 7 लिखा जाता है, तब इस भाषा में SOLDER को किस प्रकार लिखा जाता है? अब आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, मैंने अभी आपको जो है अल्फाबेट के बारे में बताया कि जब भी अल्फाबेट की बात आती है, अल्फाबेट के कोड के माध्यम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अल्फाबेट के कोड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 और Z26। तो ये तो कोड की बात होगी। अल्फाबेट में एक चीज आपको और याद रखनी है, अपोजिट। ठीक है ना? क्या याद रखना है आपको? अपोजिट याद रखना है। सर ये अपोजिट क्या होता है? देखो, अल्फाबेट दो पार्टों में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका A से M और सेकेंड पार्ट होता है आपका N से Z। भाई किसी चीज को दो पार्ट में डिवाइड करना हो तो 2 से भाग दे दो। टोटल है 26 लेटर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 फर्स्ट में, 13 सेकेंड में आ जाएंगे। ठीक है ना? अब एक बात याद रखना, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट के, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के अपोजिट होता है। सर कैसे पहचानेंगे कौन सा अल्फाबेट किसके अपोजिट है? तो अब आप यहां पर ये करेंगे कि जो आपने दो अल्फाबेट लिए, उनके जो कोड है, उनकी जो प्लेस वैल्यू है, उसको ऐड करने पे उनका जो टोटल सम है वो 27 होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे A का अपोजिट क्या होता है? Z, B का Y, C का X, D का W, E का V। ठीक है ना? F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का M। सारे के सारे 26 लेटर हो गए। तो एक लेटर फर्स्ट पार्ट से लेना है, एक लेटर सेकंड पार्ट से लेना है। फर्स्ट पार्ट से शुरुआत से और सेकंड पार्ट से लास्ट से। क्लियर है? और डिफिनीशन क्या है कि दोनों की जो प्लेस वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल सम 27 होना चाहिए। अब जरा देखिए इस पे आ जाए क्वेश्चन पे, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है। यहां से जो आपका ये कॉर्ड दिया गया CAUGHT, उसको किस प्रकार से ये लिखा गया है, यहां से आप मेथड निकालेंगे और जो मेथड निकल करके आएगा वही सेम मेथड आपको इसमें अप्लाई कर देना है। जैसे देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो CAUGHT और T को क्या लिखा गया है? आपने कहा 3। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये जो नंबर्स दिए हैं ना, इनको डिवाइड करना, इनको डिवाइड करना। और वो तभी आप कर सकते हैं जब आपको सारी चीजें क्लियर हो, आपको कोड क्लियर हो, आपको उसका अपोजिट क्लियर हो, तब आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे यहां पे देखो, C के नीचे मैंने कितना लिखा 3, A के नीचे लिखा मैंने 26, U के नीचे मैंने लिखा 21, G के नीचे लिखा मैंने 20 और H के नीचे लिखा 8 और T के नीचे लिखा मैंने 7। T के नीचे लिखा मैंने 7। देखो कैसे, जरा बात समझना अभी। अब इसके मैं पहले कोड लिख लेता हूं। C का कोड होता है 3, A का होता है 1, U का 21, G का कोड है 7, H का 8 है और T का है 20। T का कोड कितना है? 20। अब जरा यहां पर देखो, अगर C का कोड 3 है तो C के नीचे तो 3 ही लिखा है,
आपने कहा बिल्कुल। अगर मैं यहां पर बात करूं तो a के नीचे 26 लिखा है, 26 और अगर मैं 1 को ऐड कर दूं, 26 और अगर 1 को मैं ऐड कर दूं कितना हो जाएगा 27। देखो 1 + 26 कितना हो जाएगा 27। अर्थात यहां पर जो ये लिखा है ना a के नीचे, ये उसके अपोजिट का कोड लिखा है, अर्थात जो लेटर उसके अपोजिट उसकी प्लेस वैल्यू लिखी है। ए का अपोजिट जेड होता है, तो एक बार क्या है देखो उसी लेटर का कोड, फिर अगले वाले में सेकंड लेटर का जो है उसका अपोजिट का कोड। अब देखो यहाँ पे यू का कोड लिख दिया गया। अब यू के बाद जी का अपोजिट टी होता है, जी का अपोजिट क्या होता है टी, और टी का कोड कितना होता है 20। फिर 8 उसका कोड आ जाएगा, टी का अपोजिट जी होता है, जब जी का टी है तो टी का जी होगा, तो जी का कोड होता है 7। तो एक बार उस अल्फाबेट का स्वयं का कोड और नेक्स्ट वाले में जो उस अल्फाबेट के अपोजिट का कोड आपको लिखना है। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा गया है SOLDER, ठीक है ना, DER पूछा गया। S का कोड 19, O का 15, L का 12, D4, E5 और R आपका 18। अब जरा देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 19 आ जाएगा, सबसे पहले 19 आ जाएगा। अब देखो 19 आपका 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए, 2 ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए। अब जरा आगे देखो, इसमें इसका अपोजिट लिखना है, तो अब 15 में कितना ऐड करें कि 27 हो जाए, या O का अपोजिट क्या है L होता है, L का कोड 12 होता है, तो यहाँ पे आप 12 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद D, अब देखो D 4 में कितना ऐड करें कि 27 हो जाए 23, तो D का अपोजिट क्या होता है W, तो यहाँ पे 23, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और R का अपोजिट होता है आपका I, ठीक है ना, और I का कोड होता है आपका 9। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 19 12 12 23 5 9। तो 19 12 12 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो बी भी गलत है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 19 12 12 23 5 9 ये आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में बात आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 4th नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जो है डाइस से लिया गया है। किस टॉपिक से लिया गया, डाइस टॉपिक से लिया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन है आपका जो है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो एन अनफोल्डेड डाइस इज गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर चॉइस विच इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द अनफोल्डेड डाइस। नीचे दिए गए प्रश्न में एक खुला पासा दिया गया है, आपको सही उत्तर विकल्प का चयन करना है जो खुले पासे को मोड़कर बनाया गया है। अब देखिए यहां पर आपको एक ओपन डाइस दिया गया है कुछ इस प्रकार से, और फिर 4 आपको यहां पे डाइस दिए गए हैं। आपको बताना कि यदि इसको मैं फोल्ड कर देता हूं तो इसमें कौन सा डाइस बन सकता है। तो जब भी देखो ओपन डाइस से क्वेश्चन आता है तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो ओपन डाइस आपको दिया जाता है उसमें हम किस प्रकार से अपोजिट लेंगे, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट इसका ये कि जो अंक जिसके विपरीत में होगा, अपोजिट में होगा, वह उसके बगल में नहीं हो सकता, ठीक है ना, वह उसके साइड में नहीं हो सकता। मेन कॉन्सेप्ट आपको यहां पर ये लगाना है। लेकिन उससे पहले हमको ये सीखना है कि अगर जो ओपन डाइस आते हैं उसमें हम अपोजिट किस प्रकार से लेते हैं। तो 5 से 6 प्रकार के ओपन डाइस हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जिनमें आपको मेन क्या चीज आना चाहिए, किस प्रकार से हमें सरफेस को अपोजिट लेना है। क्योंकि वहां पे कोई नंबर लिखा हो सकता है, कोई सिंबल बना हो सकता है, किसी का नाम लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वहां पर मेन चीज क्या सीखनी है, किस प्रकार से आपको सरफेस का अपोजिट लेना है। वो 5 से 6 प्रकार में आपको ओपन डाइस बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। देखो अगर इस प्रकार से ओपन डाइस आता है, मैं सारे ओपन डाइस में आपको अपोजिट किस प्रकार से लेना है ये बता रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट ओपन डाइस है। अगर कभी भी आपको इस प्रकार से ओपन डाइस मिल जाए, ओपन डाइस मतलब डाइस में देखो 6 सरफेस होती हैं, ठीक है, 6 सतहें होती हैं। अब पूरी की पूरी आपको ओपन करके बता रहा है ना वो। अब इनको फोल्ड करके कौन सा डाइस बन सकता है ये आपको बताना है। अब यहां पर देखो अगर इस प्रकार का ओपन डाइस कभी भी आपको मिल जाए तो इसके अपोजिट में ये सरफेस, इसके अपोजिट में ये, और इसके अपोजिट में ये होगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर हम चर्चा करें, अगर आपको ओपन डाइस कुछ ऐसा मिल जाए,
अगर आपको ओपन डाइस कभी भी ऐसा मिले 1 2 3 4 और यहाँ पर आपका दिया हो, यहाँ पर आपका दिया हो, तो यहाँ पे आपका इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें, थर्ड टाइप की अगर हम बात करें, कभी भी आपको ओपन डाइस अगर ऐसा मिलता है, कभी भी अगर ओपन डाइस आपको ऐसा मिलता है 1 2 3 4, यहाँ पे एक ऐसे दिया है, यहाँ पे अगर ऐसा दिया है तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। इन दोनों की जो है पोजीशन बदल भी सकती है, लेफ्ट राइट बदल सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। क्लियर है? अगर आपको ओपन डाइस फोर्थ नंबर का, अगर ओपन डाइस कभी आपको इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से मिलता है, ये सीढ़ी आपकी चाहे लेफ्ट में लगी हो चाहे राइट में लगी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। अब देखो इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट आप ये लेंगे। क्लियर है? ये सरफेस को अपोजिट लेने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर बात करें तो 4 हो गए, पांचवा टाइप जरा समझ लेते हैं। पांचवा टाइप क्या हो सकता है? आपने कहा कि फिफ्थ टाइप ये है कि अगर यहां पर जो है आपका ओपन डाइस कुछ ऐसा बना हो, ओपन डाइस आपका इस प्रकार से बना हो 1 2 3 4, यहां पे आपका 5, यहां पे आपका 6, तो इसका अपोजिट आपका ये होगा, इसका अपोजिट आपका ये होगा, ठीक है ना, और इसका अपोजिट आपका ये होगा। 6 नंबर की जरा चर्चा कर लेते हैं। अगर आपका ओपन डाइस कुछ ऐसा बना मिल जाए आपको, ठीक है ना, ओपन डाइस कुछ इस प्रकार का बना मिले, तो यहाँ पे आपका ऐसा ओपन डाइस कभी भी आपको मिल जाए, ठीक है ना, इस प्रकार का ओपन डाइस, तो यहाँ पे जरा समझिए, इस सरफेस के अपोजिट ये सरफेस होगी, इस सरफेस के अपोजिट ये सरफेस होगी, और जो मिडिल सरफेस है, जो मिडिल सरफेस है उसके अपोजिट में ये चारों जो ट्रायंगल हैं वो मिलके सरफेस बनाते हैं। भाई होंगी तो टोटल 6 सरफेस ही ना, 7वीं तो होगी नहीं, तो ये चारों ट्रायंगल मिलकर के एक सरफेस बनाते हैं और ये मिडिल सरफेस के अपोजिट में होती है। इतनी बात क्लियर है? तो सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए किस प्रकार से हमें अपोजिट लेना है। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये दिया गया है, इसमें जो आप अपोजिट लेंगे वो किस प्रकार से लेंगे? आपने कहा ये सीढ़ी वाला आपका ओपन डाइस है, ठीक है ना, कौन सा है? सीढ़ी वाला है, कुछ इस प्रकार से। तो मैंने आपको पहले बताया सीढ़ी चाहे लेफ्ट में लगी हो चाहे राइट में लगी हो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो अब जरा देखो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा? 3, 6 का अपोजिट क्या होगा? 5, और 1 का अपोजिट क्या होगा? 4। तो 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 3, 1 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 6 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5। जो जिसका अपोजिट होगा वह उसके बगल में नहीं हो सकता। जैसे पहला देखो जरा, फर्स्ट जरा देखिए, आपने कहा कि फर्स्ट क्या बन सकता है क्या? तो पहले में दिया है आपका 1 6, अब उसके बगल में नहीं हो सकता, ठीक है ना, अर्थात उसकी जो साइड है वहां पे जो उसकी लगातार जो लगी हुई उसकी जो फलक है या कहते हैं सरफेस है, उसके वहां पर वो नहीं हो सकता, उसके अपोजिट में हो सकता है। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं तो क्या यहां पर आपका फर्स्ट बन सकता? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अब जो ये आपके ये डाइस दिए गए इसमें आपको 6 की 6 सरफेस दिखाई पड़ रही है। देखो 6 अगर ऊपर है, टॉप पर है, तो जो आपका 1 है वो आपका बॉटम में होना चाहिए, क्योंकि 1 का सॉरी जो 3 का 2 का अपोजिट क्या है आपका 3, 1 का अपोजिट क्या है आपका 4, 6 का अपोजिट क्या है आपका 5। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट बन जाएगा, सॉरी फर्स्ट आपका बन जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट आपका बन जाएगा, फर्स्ट ही आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 6 के जस्ट बगल में 1 है, तो 6 का अपोजिट 1 नहीं, 6 का अपोजिट तो 5 है, तो 5 नहीं होना चाहिए। 6 के देखो बगल में आपका 3 है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि 2 का अपोजिट 3 है। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो 5 का अपोजिट देखो 6 है। अब देखो 5 ये ऊपर है तो ये बगल में तो हुई, ये वाली सरफेस उसके लगी हुई ना। अगर 5 ऊपर है तो 6 से नीचे होना चाहिए, 6 कहाँ होना चाहिए? नीचे, तब तो सही होता है, लेकिन उसके लगी हुई किसी भी सरफेस में नहीं होना चाहिए, इसलिए आंसर आपका बी तो गलत है। इसी प्रकार 2 3 की बात करें, देखो 2 से ये लगी हुई सरफेस है पीछे वाली, अगर आप ये मान के चलें कि 2 ऊपर है
और 3 उसके जस्ट पीछे वाली सरफेस में है, तो 2 का अपोजिट 3 है, 2 तो 3 जो है उसके जस्ट बगल वाली साइड में हो गया, या ये कहते हैं कि 3 के जस्ट बगल में 2 है, इसलिए सी भी नहीं बन सकता, इसी प्रकार से डी भी नहीं बन सकता। लेकिन जो ये 1 6 3 लिखे हैं ये किसी के भी एक दूसरे के अपोजिट ये नहीं है। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये लगता कि जो अंक जिसका विपरीत होगा वह उसके बगल में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट आपका सही आंसर होगा, तो ओनली ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जरा आंसर देखिए भाई क्या होगा। यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका एनालॉगी से पूछा गया है। किस टॉपिक से पूछा गया है? एनालॉगी टॉपिक से। एनालॉगी आपकी 3 प्रकार से होती है, वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी एंड अल्फाबेट एनालॉगी। जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है बात होती है ए टू जेड की, और ए टू जेड की जैसे ही बात आती है बात होती है 1 to 26 की। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया नंबर एनालॉगी से। इसमें क्या आपको जो है यहां पर एक नंबर का ग्रुप दिया जाता है। अब जो आपका पैटर्न, जो रूल आपका यहां पर लगेगा इस सेट में, वही सेम रूल किस सेट में लगा ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे दिए गए सेट में संख्याएं हैं। अब देखो यहां पे आपको एक नंबर का सेट दिया गया है, तो सबसे पहले आपको यहां पर यह निकालना है कि इन सेट्स में क्या रिलेशन है। इन सेट्स में क्या रिलेशन है? 7 से 98 कैसे आया और 98 से 196 कैसे आया? तो जो रूल यहां पर लगेगा सेम वही रूल यहां पर किस में लग रहा है ये आपको देखना है। जैसे अगर मैं यहां पर देखूं कि 7 से 98 कैसे आएगा, तो आपने कहा 7 में 14 का मल्टीप्लाई कर दो तो 98 आ जाएगा। 98 से 196 कैसे आया? आपने कहा इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 2 9 जा आपका कितना 18 और 1 हो जाएगा 19, 196। अब देखो अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो क्या फर्स्ट में ये रूल लगेगा? अगर 11 में मैं 14 का मल्टीप्लाई करता हूं, अगर 11 में मैं 14 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 14 1 जा 14 बचेगा 1, 14 1 जा 14 और 1 हो जाएगा 15। बिल्कुल लग रहा है। क्या इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पे बात बनेगी? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 हो जाएगा 3, 308। बिल्कुल सही है, पहला ही आपका सही है, पहला ही आपका सही है। देखो जो रूल यहां लग रहा है सेम वही रूल यहां पर भी लग रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। जब पहला ही सही हो गया तो फिर बाकी हमें जो है बी सी और डी चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से किया, जो रूल आपका यहां पर लग रहा है सेम वही रूल यहां पर दिए गए ऑप्शन में भी किसी में एक में लगना चाहिए, वो इसके समान होगा। तो यहां पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक से। किस टॉपिक से पूछा गया है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है ना? मैथमेटिकल ऑपरेशन में मेन चीज हम लगाते हैं BODMAS, BODMAS। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच 2 साइंस एंड 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? बताइए। ऑप्शन में आपको दिया गया है कौन से सिंबल के साथ कौन सा नंबर भी बदलेगा। ये पूरा एक इक्वेशन दिया गया है 11 × 7 / 35 - 64 प्लस का 56 = 47। अर्थात आपको करना क्या है यहां पर देखो, जैसे मान लो ऑप्शन ए आपने लिया, ठीक है ना? अब ऑप्शन ए में दिया है प्लस एंड माइनस, तो प्लस की जगह माइनस जाएगा, माइनस की जगह प्लस जाएगा। दूसरा दिया 7 एंड 11, तो 7 की जगह 11 जाएगा, 11 की जगह 7 जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? अब जैसे यहां पे मैंने देखा तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, फर्स्ट को जैसे मैंने ले लिया, अगर मैं ए नंबर को ले लेता हूं सबसे पहले, तो देखो इसको सॉल्व करने पे इक्वल्स टू आपका इधर भी 47 आ जाए। अर्थात ये मेन कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो जाए आपका राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। अब ऑप्शन ए अगर मैं रखता हूं तो प्लस की जगह मुझे क्या रखना है? प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है, और 7 और 11 को करना है।
तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जब आप रखेंगे तो 7 की जगह क्या आ जाएगा, 11 की जगह 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा, डिवाइडेड आपका 35 है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा आपका 56। अब देखो एक चीज जरा देखिए, ये हो जाएगा 7 इंटू 11 डिवाइडेड, अब 11 35 से डिविजिबल नहीं है, 11 35 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। और यहां पर ऐसे क्वेश्चन में मेन चीज यही देखी जाती है कि डिवीजन जो है वो पूर्णतया हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि जो इधर वैल्यू रखी है वो आपकी 47 है, उसमें कहीं भी कोई डेसिमल नहीं लगा। तो मेन यही कॉन्सेप्ट है कि डिवीजन पूर्णतया हो रहा है कि नहीं, ये पहले आपको देखना है। अब अगर मैं ये सोचूं कि बगल वाली संख्या जो है वो मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूं तो 7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू 11 अपॉन 35। अगर मैं 7 से 35 को काट भी देता हूं तो ये 11 अपॉन 5 आ जाएगा। अब 11 अपॉन 5 में डेसिमल आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, इसलिए पहला तो आंसर आपका सही नहीं होगा, पहला तो आपका सही नहीं होगा। कैसे, मेरी बात समझ में आई? क्योंकि यहां पर मेन चीज क्या है, पहले आप डिवीजन को देखो कि डिवीजन वहां पर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसलिए कि यहां पर जो वैल्यूज में कहीं भी डेसिमल नहीं है, इसलिए इधर भी कहीं डेसिमल नहीं आना चाहिए। डेसिमल अगर आएगा तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे डेसिमल किससे आएगा, डिवीजन से, इसलिए डिवीजन पे आपको पहले फोकस करना है। तो यहाँ पे बी और सी पहले हम चेक कर लेते हैं। तो बी में दिए क्या दिया आपका, मल्टीप्लाई और डिवीजन। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बी को चेक करता हूं तो बी में आपका क्या क्या दिया गया है, आपने कहा बी में दिया गया है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन चेंज हो जाएंगे, अर्थात 11 ये यहां पे आ जाएगा डिवीजन, यहां पे आ जाएगा आपका डिवीजन, और यहां पे हो जाएगा आपका 7, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 35, ठीक है ना। और नंबर चेंज हो रहा है, यहां पे क्या आपका नंबर चेंज हो रहा है जो है आपका क्या यहां पे 35 और 56, नहीं सॉरी 36 और 56। तो 36 तो यहां पे है ही नहीं, 36 तो यहां पर है ही नहीं, दूसरा तो ऑप्शन ही गलत है, दूसरा ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि 36 तो यहां पे है ही नहीं, ठीक है ना। 36 ऑप्शन में कहीं नहीं, दूसरा ऑप्शन ही गलत है। सी में आ जाओ, उसने कहा कि मल्टीप्लाई एंड डिवीजन 35 एंड 11। अब जरा देखो, अगर मैं सी की चर्चा करूं तो सी में है आपका कि मल्टीप्लाई किससे बदलेगा, डिवीजन से, 35 बदलेगा 11 से, अर्थात यहां पे आ जाएगा 35, ठीक है ना। यहां पे आ जाएगा क्या आपका डिवीजन, डिवीजन यहां पे हो जाएगा 7, ठीक है ना। यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 11, ठीक है ना। यहां पे हो जाएगा आपका माइनस का 64 और ये प्लस का हो जाएगा 56। अब देखो यहां पे डिवीजन आपका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब डिवीजन हो जाएगा तो जरा एक बार करके देख लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा। डिवीजन जब हो जाएगा तो हो जाएगा 7 5 जा 35 इंटू 11 माइनस 64 प्लस का 56। अब जरा देखो भाई 11 5 जा कितना हो जाएगा 55 माइनस का 64 प्लस का हो जाएगा आपका 56। अब जरा देखिए यहाँ पे ये प्लस और ये प्लस है, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो। तो अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं कितना हो जाएगा आपका 6 5 11, 6 5 11, एक बचेगा 5 5 10 एक हो जाएगा 12, ठीक है ना। 6 5 11 और 5 5 10 एक 11, एक यहाँ पे 11 आएगा। 100 कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। 111 में से 64 माइनस कर दो। तो आपने कहा कि 11 में से 4 गए तो 7 और 10 में से 6 गए तो 4, 47 आ गया। और देखो जैसे ही 47 आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, आप पहले मेन फोकस करिए डिवीजन पे, और इस बात को ध्यान रखना है कि जब आप सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन को, आप वहां पर बॉड मॉस जरूर लगाएंगे। बॉड मॉस मतलब बी पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका डी से डिवीजन होगा, फिर अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है तो फिर मल्टीप्लाई होगा, अगर ऑफ लगा है तो वो मल्टीप्लाई डिवीजन के पहले होगा, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है तो वो मल्टीप्लाई डिवीजन के बाद होगा, ठीक है ना। और फिर ए से एडिशन और लास्ट में एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अर्थात जोड़ और घटाव सबसे लास्ट में करना है,
क्लियर है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब ऑप्शन सी सही हो गया तो हमें अब डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7th है आपका, यहां पर दिया है आपका जो है ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल वेन डायग्राम से पूछा गया है, ठीक है ना, तार्किक वेन आरेख से पूछा गया है। इसमें जो है इस टॉपिक में हम क्या करते हैं कि सेट्स के माध्यम से जो वर्ड्स दिए तो उनके बीच के रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्न वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? इनकम टैक्स पेयर्स, एम्प्लॉयज एंड मेल्स, आयकरदाता, कर्मचारी और पुरुष। ये 3 वर्ड आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ये जो आपका डायग्राम है, 4 डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है जो इनके बीच के रिलेशन को जो है बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले कौन सा डायग्राम सही है इसको सोचने से पहले हमें यह सोचना है कि ये जो तीनों वर्ड दिए गए हैं इनके बीच रिलेशन क्या है, ठीक है ना, क्या रिलेशन है पहले दिमाग में आप सोचिए, और जो रिलेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम फिर यहां पर डायग्राम की बात करेंगे। तो देखिए अगर ये हम सोचे कि ये जो वर्ड दिए गए हैं इनके बीच क्या रिलेशन है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा ये कि हम ये पहले क्लियर कर लें कि जो ये वर्ड दिए इनके बीच क्या रिलेशन है। तो अगर मैं बात करूं तो भाई मेल्स तो एक आपका ग्रुप हो गया, ठीक है ना, मेल्स एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज और इनकम टैक्स पेयर्स की बात करूं तो देखो कुछ आपके मेल्स, भाई ये हो गया सर्कल मेल्स का, ठीक है ना, कुछ मेल्स एम्प्लॉय भी होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ मेल ऐसे भी हो सकते हैं जो एम्प्लॉय नहीं भी होंगे। अब वहीं पर बात आती है कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो टैक्स पेयर होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो टैक्स पेयर नहीं होंगे। आपने कहा यह भी बात सही है, तो दोनों में कुछ आ रहा है, अगर वो सभी मेल एम्प्लॉय हैं तो ये बात तो फिर गलत हो जाएगी ना भाई। कुछ मेल एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, कुछ मेल एम्प्लॉय हैं, कुछ ऐसे भी जो उनके पास रोजगार ही नहीं है, ठीक है ना, अगर सभी के पास रोजगार होता तो कोई परेशान क्यों होता। इसलिए जो है यहां पर देखो कुछ मेल एम्प्लॉयज हैं तो कुछ के लिए तो ये सर्कल बन गया, ठीक है ना, ये हो गया मेल का, देखो कुछ मेल एम्प्लॉय है और ये हो गया एम्प्लॉय का, ठीक है ना, कुछ ये हो गया आपका एम्प्लॉय का। अब देखो यहां पर क्या है, फिर देखो कह रहा है कि अब वहां पर फिर से एक बात दिमाग में आई कि भाई जो एम्प्लॉय है सारे एम्प्लॉय टैक्स पेयर, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ एम्प्लॉय जो है मेल एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय होने के साथ साथ में कुछ आपके टैक्स पेयर भी हैं, ठीक है ना, कुछ आपके टैक्स पेयर भी हैं। तो ये देखो इस प्रकार से बनेगा, ये आपका इस प्रकार से बनेगा, यहां पे आ जाएगा इनकम टैक्स पेयर, यहां पे आ जाएगा इनकम टैक्स पेयर्स, ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो सर्कल है ये सर्कल हो जाएगा टैक्स पेयर का, ये सर्कल हो जाएगा टैक्स पेयर का, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका जो है एम्प्लॉय का। बात मेरी समझ में आ रही है? अब देखो इस प्रकार से किस में दिया गया है, तो आपने कहा इस प्रकार से फर्स्ट में दिया गया है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये सोचना है कि इनके बीच रिलेशन है क्या, जो वर्ड दिए। जैसे हमने सोचा कि भाई कुछ मेल एम्प्लॉय हैं, कुछ मेल जो है एम्प्लॉय होने के साथ साथ में कुछ आपके जो है टैक्स पेयर भी हैं, तो सब में कुछ की बात हो रही है, तो यहां पे आंसर आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 8th नंबर क्वेश्चन है आपका जो है 8th नंबर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से। किस टॉपिक से पूछा गया है? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग टॉपिक से। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है, या कहते हैं पिक्चर रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरह से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। अनफोल्ड होने पर यह पेपर कैसा दिखेगा। अब देखिए ये आपका जो है एक पेपर है, डॉट डॉट ये दर्शाता है और एरो ये दर्शाता है किस प्रकार से इसको फोल्ड किया गया है, ठीक है ना। इस पेपर को पहले इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया,
फिर यहां से इसको इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया, ठीक है ना, और लास्ट में इस प्रकार से इसको कट कर दिया गया। अब देखिए एक चीज जरा दिमाग में सोचिए, केवल कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है ना, इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं कि मैं बता दूं कि हाँ इसमें ये कर देना तो आंसर आ जाएगा, नहीं, केवल कॉन्सेप्ट की बात है, केवल लॉजिक की बात है। अब ये पेपर आपने इस प्रकार से कट कर दिया, जो सबसे लास्ट में फोल्ड हुआ, जो सबसे लास्ट में फोल्ड हुआ वो सबसे पहले ओपन होगा, और जो सबसे पहले फोल्ड हुआ सबसे लास्ट में ओपन होगा। तो सबसे लास्ट में ये फोल्ड हुआ, सबसे पहले ये ओपन होगा। जब आप इसको ऊपर की तरफ ओपन करेंगे तो देखो यहां पे आपको इसको ये सर्कल दिखाई, ये ट्रायंगल दिखाई पड़ेगा, ये ट्रायंगल ऊपर जाएगा, ये ट्रायंगल यहां पर आएगा, और ये ट्रायंगल यहां पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखो अगर मैं बात करूं तो यहां पर किसमें, अब देखो, और आपके जो ये स्क्वायर है ना, ये केवल 3 होंगे नीचे, 3 नीचे भी 3 ऊपर भी, 4 कहीं भी नहीं होंगे। अब यहां पर देखो फर्स्ट में तो यहां पे 4 4 है, तो फर्स्ट तो आपका गलत है। सेकंड की अगर बात करूं तो सेकंड में देखो इधर भी 3 है, यहां जो है यहां की अगर बात करूं तो देखो इधर 3 नहीं है, तो सी भी गलत है, ठीक है ना। अब बी और डी में जरा मैं देखता हूं कौन सा आपका सही होता है। भाई बी और डी हमें देखना है, बाकी ये तो दोनों गलत हो गए, ए और डी आंसर नहीं, ए और सी आंसर नहीं हो सकता। अब बी और डी में जरा देख लो भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा। अब देखो जब आप इसको इस प्रकार से ओपन करेंगे, जब आप इसको पूरा का पूरा ओपन करेंगे तो ये जो आपका ये वाला आपका स्क्वायर है ये आपका यहां पर आ जाएगा, ये दोनों स्क्वायर आपके यहां पर आएंगे, ये दोनों स्क्वायर आपके यहां पर आएंगे, कुछ ऐसा होगा। और ये सर्कल तो आपका बीच में होगा जो कि आपके बी और डी दोनों में है। केवल हमें ये देखना है कि ये जो आपका स्क्वायर दिया गया ये इधर दिया गया है कि जो है कहीं नीचे तो नहीं किसी में दिया गया। आपने कहा अगर मैं बी की बात करूं तो बी में इस प्रकार से दिया गया है, अगर मैं डी की बात करूं तो डी में जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको आकर दिखाई पड़ेगी, तो डी आपका गलत है, डी आपका गलत है, क्योंकि देखो ये जो स्क्वायर है ना ये वाला, ये ऊपर आना चाहिए, ये कहाँ आना चाहिए? ऊपर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको ओपन करते ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे भाई ओपन करेंगे ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये यहां पर नहीं दिखाई देगा, ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपका जो है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर टॉपिक से लिया गया है, लुप्त पदों को भरना, ठीक है ना। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अब यहां पर देखिए आपको एक मैट्रिक्स दी गई है भाई, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर में आपका मैट्रिक्स हो गया, या हो सकता है कोई आपका सर्कल बन के आ जाए या कोई ट्रायंगल बन के आ जाए, ठीक है ना। तो वहां पे आपके कुछ फिगर्स बने होते हैं, उस फिगर्स में नंबर होते हैं, आपको वहां पे पैटर्न को पहचानना, क्या पैटर्न वहां पे फॉलो हो रहा है, और जो पैटर्न लगेगा वो सब में समान लगेगा, इस बात को भी ध्यान दें। जैसे ये मैट्रिक्स क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? मैट्रिक्स में रो भी है और मैट्रिक्स में कॉलम भी है। बात यहां पर सबसे पहले आती है कि सर किस उसमें इसको सॉल्व करें, मैट्रिक्स को रो में सॉल्व करें कि मैट्रिक्स को कॉलम में सॉल्व करें, ठीक है ना। तो यहां पे जरा देखो, अब मैट्रिक्स को हम रो में सॉल्व करें कि कॉलम में, जिधर आपको बड़ा नंबर दिखे, ठीक है ना। अगर कॉलम में लास्ट में बड़ा नंबर है तो आप कॉलम की तरफ सॉल्व करिए, अगर रो में लास्ट में बड़ा नंबर तो आप रो की तरफ सॉल्व करिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 21, 19, 299, 18, 22, 296, 32, क्वेश्चन मार्क 348। क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा आपको ये बताना है। तो अभी देखो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो आपका कॉलम में आ रहा है, कॉलम में नीचे आ रहा है ना, तो अब आपको इसको कॉलम में सॉल्व करना है। और इस बात को ध्यान देना है कि जो भी तरीका लगेगा वो तीनों में आपका सेम लगेगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट कॉलम में लगेगा वही सेकंड में लगेगा, वही थर्ड में भी लगेगा। तो देखिए अगर हम यहां पर बात कॉलम में करते हैं तो भाई कॉलम में यहां पे 21 है, 19 है, फिर 299 है, फिर है 18, 22, 296 है, 32 क्वेश्चन मार्क 348 है। तीनों कॉलम में सेम रूल लगना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब देखिए अगर मैं यहां पर देखूं तो सबसे पहले मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अगर मैं 21 में 19 का मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा? तो आपने कहा कि अगर 21 में 19 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? देखो जरा,
तो 19 1 जा 19 बचेगा आपका, 1 होल्ड हो जाएगा, 19 2 जा हो जाएगा 38 और 1 हो जाएगा 39। ये तो 399 है, यहाँ 299 है, आपने कहा इसमें 100 माइनस कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 299, 100 हमने अपने खुद से माइनस किया है। अब जरा सेकंड में आ जाओ, तो आपने कहा सबसे पहले 18 मल्टीप्लाई 22 कर देंगे, तो आपने कहा 18 2 जा 36, 3 आपका होल्ड हुआ, 18 2 जा 36 और 3 हो जाएगा आपका जो है 39, तो ये हो जाएगा 396। देखो यहाँ भी अगर हम 100 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 296। अब देखो दोनों में सेम रूल अप्लाई हुआ, यहां भी हमने मल्टीप्लाई करके 100 खुद से माइनस किया तो आ गया, यहां भी दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 खुद से माइनस किया, आपका 296 आ गया। अब जरा तीसरे में भी देखिए, अब अगर 32 में मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसमें मैं मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, क्योंकि यहां पे लास्ट में 8 है। अब देखो अगर मैं 30 से माइनस करता हूं तो यूनिट डिजिट 8 नहीं आएगा, 24 से मल्टीप्लाई करने पे 4 2 जा 8 यूनिट डिजिट आ जाएगा, 28 से यूनिट डिजिट नहीं आएगा, 14 से भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा 24 में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 32 में जरा 24 मल्टीप्लाई करो जरा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आपका 24 दूना 48, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 4, 24 यहाँ 72 होता है ना, 24 3 कितना हो जाएगा 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 72 और 76 हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा है इससे, इसलिए ये तो नहीं होगा, 24 तो नहीं होगा भाई, 24 तो नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत है। अब जरा आ जाओ 14 पे, क्या जब 24 से बात नहीं बनी तो 14 तो बननी चाहिए, 14 2 जा 28, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 आपका होल्ड हो जाएगा, 14 3 जा हो जाएगा आपका कितना 42, 42 और 2 हो जाएगा 44, 44 में अगर 448 में 100 माइनस करते हैं तो यह आ जाएगा आपका 348। देखो 348 वहां भी दिया गया था, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना कि चाहे आप कॉलम लें चाहे आप रो लें, वहां पर तीनों में सेम रूल लगना चाहिए, समान नियम लगना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर डिस्कस करते हैं भाई क्या होगा। 10th नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका लिया गया है जो है किस टॉपिक से, ब्लड रिलेशन से। किस टॉपिक से लिया गया, ब्लड रिलेशन से। और जैसे ही बात ब्लड रिलेशन की आती है तो बात होती है सबसे पहले जेंडर की, ठीक है ना। क्योंकि रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन वही है जो आपका हमारा एक पारिवारिक रिलेशन है, ठीक है ना भाई। रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा रिलेशन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक मेरे माँ के पार्ट में, एक मेरे पिता के पार्ट में, अर्थात एक पैटर्नल और एक मैटरनल। पैटर्नल में कौन आएगा, मेरे चाचा जी आएंगे, मेरे दादाजी आएंगे, मेरे बुआ आएंगी, फूफा आएंगे, ये सारे मेरे पैटर्नल में आएंगे। मैटरनल में मेरे मामा मौसी नाना नानी, ये सब मेरे मैटरनल में आएंगे, ठीक है ना। तो बात यहां पर होती है सबसे पहले, जैसे ही ब्लड रिलेशन की बात आती है सबसे पहले बात होती है जेंडर की। अगर हम बात करें जेंडर की तो जेंडर की जैसे ही बात आती है तो सबसे पहले ये होता है कि भाई 2 ही जेंडर जिनके बीच रिलेशन होता है, एक आपका मेल और एक आपका फीमेल, ठीक है ना। अगर आपको ये कंफर्म है कि ये व्यक्ति जो है आप मेल है तो आप उसके लिए उसके ऊपर लगाते हैं प्लस। आपको क्लियर है कि ये फीमेल है तो उसके ऊपर आप लगाते हैं माइनस। क्लियर है? दूसरी बात आती है जनरेशन की, अर्थात पीढ़ी की। तो एक होता है समान इक्वल जनरेशन और एक होता है जनरेशन डिफरेंस, अर्थात जनरेशन गैप, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं जनरेशन की, अगर मैं बात करूं जनरेशन की, देखो एक होता है आपका इक्वल जनरेशन और एक होता है आपका जनरेशन गैप। ये समान जनरेशन कैसे आएगी, जैसे इक्वल जनरेशन की अगर बात करें तो जैसे मैं हो गया, मेरा भाई हो गया, मेरी बहन हो गई, चाहे मुझसे बड़ी हो चाहे मुझसे छोटी हो, वो मेरे समान जनरेशन की है, ठीक है ना, मेरे बराबर में बैठेंगी। तो इक्वल जनरेशन को हम इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन से दर्शाते हैं, जनरेशन गैप को हम जो है इस प्रकार से जो है वर्टिकल लाइन से दर्शाते हैं।
जो जैसे हमारे पिता की बात करें, हमारे पिता जो है, हमारे जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है ना भाई, हमारे फादर हमसे एक जनरेशन ऊपर हैं, हमारे ग्रैंडफादर हमसे 2 जनरेशन ऊपर हैं। अब अगर यहीं पे मेरे नीस की बात हो जाए, मेरे नेफ्यू की बात हो जाए, मेरे सन की बात हो जाए, तो मुझसे एक जनरेशन नीचे हैं। लेकिन अगर मैं अपने भाई की बात करूं, मैं अपने सिस्टर की बात करूं, तो मेरे इक्वल जनरेशन में आएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अगर हम जेंडर की बात करें तो एक रिलेशन और भी है आपका ब्लड रिलेशन में, पति पत्नी का रिलेशन, जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। बाकी कोई रिलेशन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, जिसमें यदि किसी एक का जेंडर आपको डिफाइन हो तो दूसरे का जेंडर आप डिफाइन कर सकें। पति पत्नी के रिलेशन को जैसे मान लो मैं कह दूं कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अब हस्बैंड कह दिया तो देखो ये मेल हो गया, इसके ऊपर मैंने प्लस लगा दिया, तो तुरंत आप कहेंगे बी इज वाइफ ऑफ ए। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम लोग डबल लाइन के द्वारा यहां पे दर्शाते हैं। क्लियर है? तो पति पत्नी का ही एक ऐसा रिलेशन जिसमें किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसके आधार पे आप डायग्राम बना सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर दे पा रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर नहीं दे पा रहे तो फिर आपको डायग्राम को बना करके आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन जहां पर रीड करते हैं, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ सचिन, नितिन सेड हर मदर्स फादर्स सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर। हाउ इज नितिन रिलेटेड टू सचिन्स मदर। सचिन की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा, उसकी मां के पिता के बेटे की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो नितिन सचिन की मां से किस प्रकार संबंधित है? पैटर्नल अंकल है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है, कि मैटरनल अंकल है, कि उसका ब्रदर है? कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से रीड करिए, देखिए क्या आपका रिलेशन निकल के आता। अगर आप रिलेशन पढ़ के नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आप डायग्राम बना करके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं डायग्राम को बना करके, ठीक है ना। जैसे डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, तो मैंने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट अभी बता दिए कि भाई मेल के लिए हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे, फीमेल के लिए माइनस का, ठीक है ना। जनरेशन अगर गैप है तो आप वर्टिकल लाइन के द्वारा, जनरेशन इक्वल है तो आप जो है हॉरिजेंटल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। पति पत्नी के रिलेशन को हम डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर? अब जरा यहां पर आओ, देखो क्वेश्चन जैसा करा वैसा डायग्राम जरा बनाते हैं। सचिन की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा। अब देखो यहां पे सचिन की तस्वीर है, ये सचिन हो गया और ये आपका नितिन हो गया। नितिन जो है सचिन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, ये नितिन है, ये नितिन है और ये सचिन, ठीक है ना। ये क्या है? सचिन, ठीक है ना। क्या कह रहा है? उसकी मां के पिता, किसकी? सचिन। भाई नितिन आपसे सचिन के बारे में बता रहा है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो आप अपने आप को वहां पर मान के देखिए क्या होगा। जैसे अगर मैं अपने आप को यहां पे मान लूं कि मैं नितिन हूं, मैं आपको सचिन के बारे में बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? उसकी मां। अब मां तो देखो एक जनरेशन ऊपर है, हमने इस प्रकार से बना दिया, ये हो गई मां। उसकी मां के पिता, तो पिता है तो भाई ये और ऊपर बनेंगे, अर्थात ये सचिन के क्या हो गए? मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है ना। तो इसको जरा और नीचे बना लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा और नीचे से बनाते हैं। यहां पे हमने नितिन बना दिया, ये नितिन, और ये हो गया आपका जो है सामने सचिन, ठीक है ना। सचिन की मां, तो मां हमने भाई एक जनरेशन ऊपर आएंगे तो यहां बना दिया। सचिन की मां, ये सचिन की मां हो गई। सचिन की मां के पिता, ठीक है, सचिन की मां के पिता, ये हो गए आपके जो है सचिन के मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है ना। पिता मतलब प्लस लगेगा, ठीक है। पिता के बेटे, अब इसके बेटे मतलब जो सचिन की मां है उसका भाई, सचिन की जो मां है उसका भाई ही तो हुआ, यही तो उनकी मां। भाई सचिन की मां के पिता का बेटा मतलब सचिन की मां का भाई, ठीक है। बेटे की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है। अब देखो यहां पे मेरी लगा है, ठीक है ना। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा।
ये जो सचिन की माँ के पिता का जो बेटा है उसकी जो पत्नी है, ये हो गई उसकी पत्नी, ठीक है ना, वह मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो इकलौती, अब देखो सास कौन हुई, जो इसकी वाइफ है, जो इसकी माँ है, वही तो इसकी मदर इन लॉ हुई, ठीक है ना। उसने कहा कि ये मेरी सास है और मेरी सास की इकलौती बेटी, मतलब ये जो है ये स्वयं, ये हो गया, ये आपका ये सेल्फ हो गया, ये स्वयं हो गया, ये जो व्यक्ति है वो स्वयं नितिन है, ठीक है ना। तो उसने तो कहा कि भाई ये जो है ये इसकी क्या है, वाइफ है। कैसे? उसने ये कहा ना कि उसकी माँ के पिता के बेटे की जो पत्नी है वह मेरे मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है। तो भाई ये बताओ कि नितिन की पत्नी ही तो हुई, जो उसने कहा कि मेरी सास है। तो जब उसने खुद इस चीज को स्वीकार कर लिया कि भाई मेरी सास है, मेरी मदर इन लॉ है, तो ये जो व्यक्ति है वो स्वयं कौन हो गया, नितिन हो गया। और जब स्वयं ये नितिन हो गया तो ये नितिन की कौन हो गई, वाइफ हो गई। तो नितिन जो है सचिन की माँ का क्या हो गया, भाई हो गया। इन दोनों के बीच किसका रिलेशन हो जाएगा, ब्रदर सिस्टर का। तो सचिन की जो माँ है, ठीक है ना, तो वो जो है नितिन की सिस्टर लगेगी और नितिन उसका ब्रदर लगेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि सचिन नहीं, नितिन सचिन की माँ का क्या लगेगा, तो ये इसका ब्रदर लगेगा, भाई लगेगा। दोनों के बीच ब्रदर सिस्टर का रिश्ता है। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो जब भी क्वेश्चन आपसे ना बन रहा हो तो आप उसका डायग्राम बना के देखिए, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है रैंकिंग टेस्ट से पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि T इज 5 ईयर ओल्डर टू U, U इज 8 ईयर यंगर टू V, V इज 3 ईयर ओल्डर टू W, W इज 9 ईयर यंगर टू X, who are ऑफ सेम एज। T U से 5 वर्ष बड़ा है, U V से 8 वर्ष छोटा है, V W से 3 वर्ष बड़ा है, W X से 9 वर्ष छोटा है, समान आयु के कौन है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका रैंकिंग टेस्ट से, और रैंकिंग टेस्ट में ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू एज पूछा गया है। तो भाई जो बड़ा होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा उसको हम नीचे रखेंगे। कैसे देखो जरा समझो। कह रहा है कि T इज 5 ईयर ओल्डर टू U, T U से 5 वर्ष बड़ा है, तो T जो है वही U से 5 वर्ष बड़ा। आपने T को यहां रखा, U जो है छोटा है तो U को नीचे रखा। अब T बड़ा कितना है, तो आपने कहा 5 ईयर। कितना बड़ा है, 5 ईयर। आगे देखियो क्या कह रहा है, U इज 8 ईयर यंगर टू V, U जो है वह B से 8 वर्ष छोटा है। अब देखो U जो है वह T से 5 वर्ष छोटा है और B से 8 वर्ष छोटा है। तो अगर मैं बात करूं तो V जो है वह T से, B जो है वह T से 3 वर्ष बड़ा होगा, और T जो है वह U से 5 वर्ष बड़ा है। देखो भाई B जो है, B को इसलिए मैंने यहां पे 3 वर्ष बड़ा कहा क्योंकि जो V है वह U से 8 वर्ष बड़ा है। ये कहते कि जो U है वह B से 8 वर्ष छोटा है। तो भाई U जो है वह T से 5 वर्ष छोटा है, तो जो B है वह T से 3 वर्ष और बड़ा होगा। देखो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। जो U है वह B से कितना छोटा हो गया, 8 वर्ष। 5 + 3 तो हो जाएगा 8 ईयर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, V W से, ठीक है ना, V इज 3 ईयर ओल्डर टू W, V W से 3 वर्ष बड़ा है, तो B T से भी तो 3 वर्ष बड़ा है, और V W से भी 3 वर्ष बड़ा है। तो W यहां पर आ जाएगा और यहां पर आपका जो है V है, तो यहां पर ये भी इससे 3 वर्ष बड़ा है। तो W और T दोनों समान आयु के हैं। आगे क्या कह रहा है, W X से 9 वर्ष छोटा है, W इज 9 ईयर यंगर टू X। तो देखो W B से कितना छोटा है, 3 वर्ष। तो जो X है वो आपका 6 वर्ष बड़ा होगा किससे, V से। 6 वर्ष बड़ा होगा B से, क्योंकि B W से 3 वर्ष बड़ा है। तो X जो है B से कितना बड़ा है, W से 9 वर्ष। तो 6 3 हो जाएगा 9। तो पूछ रहा है कि समान आयु के कौन है, हु आर ऑफ सेम एज। तो W और T ये दोनों समान आयु के हैं।
ये दोनों समान आयु के हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिक्चर रीजनिंग से पूछा गया है। यहां पे देखिए पिक्चर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब यहां पर आपको देखना है कि भाई कौन सी आकृति जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। ये आपको एक पैटर्न, ये क्वेश्चन फिगर दिया गया, एक पैटर्न दिया गया है। इस पैटर्न को आपको समझना है और फिर बताना है क्वेश्चन मार्क जगह ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर आएगा। तो यहां पे जरा देखें, सबसे पहले पैटर्न को हम समझते हैं। यहां पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो देखो यहां पे जो है सबसे पहले यहां पे आपका स्क्वायर है, यहां प्लस है। फिर देखो यहां से यह एक जो है खाने कहां बढ़ गया आपका, अब ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो मूवमेंट है इस प्रकार से, ये मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज। और अगर मूवमेंट ऐसा है तो सॉरी, अगर मूवमेंट इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना, अगर मूवमेंट जो है इस प्रकार से हो जाए तो ये मूवमेंट कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा। अब जरा देखो तो स्क्वायर तो क्लॉकवाइज बढ़ रहा है और प्लस आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो एक एक खाने दोनों बढ़ गए। ये एक खाना इधर आया, ये एक खाना इधर आया। अब देखो जरा इसके बाद ये देखो जो आपका स्क्वायर है ये आपका एक दो, दो खाने यहां पे बढ़ गया, ये भी एक दो, दो खाने यहां पर बढ़ गया, ठीक है ना। अब जरा देखिए ये देखो ये आपका स्क्वायर क्लॉकवाइज है और प्लस एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो इसके बाद ये तीन खाने बढ़ा, देखो ये आपका यहां पर था 1 2 3 और ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा 1 2 3। देखो यहां पर दोनों आगे तीन तीन खाने, पहले एक खाने फिर दो खाने अब तीन खाने, ठीक है ना भाई। देखो ना 1 2 और ये आपका यहां पहुंच जाएगा, तीसरे खाने में वो पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अब ये चार खाने जाएगा और जो आपका ये स्क्वायर है ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। जब चार खाने जाएगा तो देखो 1 2 3 4, स्क्वायर यहां कहीं आना चाहिए, स्क्वायर यहां पे आना चाहिए, इस जगह पे आना चाहिए। तो जो आपका यहां पे फिगर बनेगा यहां पे स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। इसी प्रकार से जो प्लस है वो भी तो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और वो भी तो आपका चार खाने घूमेगा। तो आपने कहा देखो यहां पर है 1 2 3 4, प्लस यहां पर आएगा, प्लस आपका यहां पर आएगा। जो ये डायग्राम बनेगा इसमें प्लस जो है वो यहां पर होगा, यहां पर, ठीक है ना, बिल्कुल पास पास में दोनों होंगे। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि प्लस तो इधर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक चल रहा है क्लॉकवाइज और एक चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। पहले एक एक खाना फिर दो फिर तीन, अब कितना चार, आगे होता तो कितने खाने चलते हो, 5 खाने। क्लियर है, समझ में बात आ रही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो प्रैक्टिस टेस्ट आपका 11th नंबर का उसमें आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।